हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वे टू पीसीएस। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम लोग फुल कंप्लीट कोर्स लाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट और जनरल साइंस का भी, ताकि एक होलिस्टिक कवरेज किया जा सके कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम्स जो कि एमसीक्यू पे बेस्ड हो। और जो मोस्ट फोकस हम लोगों का अभी रहने वाला है वो 70 बीपीएससी को भी थोड़ा हम लोग टारगेट में लेके रखेंगे, क्योंकि उसका डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो 30 सितंबर को होगा। और उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे ये सारा चीज कवर कर लिया जाए। जैसा कि मेंस में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया था और उस पर आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था 69th मेंस के लिए। वहां पे हम लोगों ने फ्री में टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया था और पर्सनल फीडबैक भी दिए थे। उसी तरह से हम लोग प्रीलिम्स के लिए भी एक चैनल, जो हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल है, जो मेन चैनल है, उसी पे लिंक देंगे। और वहां पे आपको अपना ईमेल आईडी और नेम फिल करके आप फ्री में प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ये जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट कराएंगे वो 70th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये जो कोर्स होगी वो किसी भी एग्जाम का जो एमसीक्यू है उसके बेस्ड होगा। पैटर्न इस तरह से रहेगा कि पहले हम लोग आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सपोज कीजिए इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो मैं लेके आ रहा हूँ, इसमें एम लक्ष्मीकांत का और घटना चक्र को और एनसीईआरटी को शामिल किए हैं। तो जो हम लोग आपको मेन जो थियरी पार्ट है वो कवर कराऊंगा, वहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और लास्ट में कुछ डेडिकेटेड एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सब भी कराऊंगा, ताकि आपका साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग कोर्स को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको इंडिया में आज बिजनेस करना हो तो क्या करना होगा? आपको गवर्नमेंट के पास जाना होगा और गवर्नमेंट से आपको जीएसटी का नंबर लेना होगा और फिर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसी तरह से 1600 ईस्वी के आसपास, यानी उस समय में जब किसी कंपनी को किसी देश से व्यापार करना होता था, ब्रिटिश कंपनी को, तो उनको चार्टर लेना पड़ता था। और चार्टर क्या है? चार्टर बेसिकली एक परमिशन है। तो इंडिया में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में ये परमिशन ले लिया और वो इंडिया आ गए व्यापार करने के लिए। उनका मोनोपोली था इंडिया के साथ व्यापार करने का, क्योंकि चार्टर तो अभी तक उन्हीं को सिर्फ मिला था। और ये मोनोपोली कंटिन्यू रहेगा 1813 तक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके बाद जब ब्रिटेन आए तो उनके लिए ये बहुत इजी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो आए और इंडिया में बिजनेस करने लगे। उनके पास बहुत सारा कंपिटिटर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट था, जैसे पोर्टुगी था, डच था, बाद में तो फ्रेंच भी आ गया। तो वो सारा चीज जो है, फिर वो लोग डिफरेंट डिफरेंट वार उन लोगों से लड़े, वो सारा चीज हम लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे। यहाँ पे अपना मेन एम है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसे डेवलप हुआ। तो आप ये समझिए कि 1600 ईस्वी में वो व्यापार करने आए और 1765 ईस्वी तक वो लोग व्यापार करने के लिए जो भी उनको टेक्टिस अपनाना पड़ा, किसी को भगाने का, किसी से मार करने का, वो सारा किए। लेकिन 1765 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक इंपॉर्टेंट घटना होती है, और वो इंपॉर्टेंट घटना थी दीवानी राइट्स। बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया कंपनी का। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है कि इससे पहले वो लोग जो थे वो क्या करते थे? सिर्फ बिजनेस करते थे। लेकिन अब वो बिजनेस के साथ साथ, चूंकि इंडिया के बहुत सारे पार्ट भी वो कब्जा लिए थे, तो सिविल जस्टिस का पार्ट, रिवेन्यू का पार्ट, वो सारा चीज भी इन्हीं के हाथ में, बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सब तरह का काम वो यहाँ पे करना शुरू कर दिए। और दीवानी राइट्स मिलने से उनका पोजीशन और परमानेंट होने लगा। धीरे धीरे ये सारी बातें जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी पहुंचा और उनकी आंख में ये खटकने लगा। उनकी आंख में ये खटकने लगा कि ये लोग तो बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां इंडिया में कमा रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ दे नहीं रहा है। तो अब इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्ट्स लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट आए। और उसी एक्ट का पार्ट हुआ, वो धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होते गया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच गया। हम लोगों को आजादी मिली और उसका बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया। तो अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और सिर्फ उतना ही पॉइंट्स हम लोग समझेंगे जितना पॉइंट से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, इसको जनरली आप देखिएगा तो बुक में दो भाग में लॉजिकली डिवाइड किया गया है। वन कि कंपनी रूल के अंदर, और दूसरा क्राउन रूल के अंदर। ऐसा क्यों? कि इस बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है इंडिया में, वो 1857 की क्रांति है।
और 1857 के क्रांति से पहले जब आप देखिएगा तो सारा का सारा मैक्सिमम काम जो है वो कंपनी ही करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डिक्टेट करती थी कि आपको ये करना है, लेकिन कंपनी के आदमी ही इधर काम करते थे। लेकिन 1857 के बाद ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है क्राउन रूल, यानी वो लोग खुद से नियुक्त करने लगे, अपना आदमी को भेजना शुरू कर दिए और वो लोग फिर यहाँ पे रूल किए। तो आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 ये है, और पार्ट 2 जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी 1858 के बाद का जो भी एक्ट होगा वो बाद में होगा और उससे पहले के एक्ट हम लोग पहले देखते हैं। एक चीज और गौर करने वाली यहाँ है कि आप देखिए 1773 में कुछ एक्ट आए, ओके, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। इसके बाद हर एक 20 साल पे एक एक एक्ट लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट लाए और धीरे धीरे इनसे कंपनी से पावर छीनना शुरू किया। आप देखिएगा 1773 के बाद 93 में आएगा, फिर 1813 में आएगा, फिर 33 में आएगा, फिर 53 में आएगा, और 53 में आने के बाद तो फिर 1857 की क्रांति ही हो जाती है, तो जिसके कारण एक एक्ट बाद में 1858 में आएगा। ओके, तो अब इस बीच में भी कुछ एक्ट आए होंगे, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में अब क्या हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मेंशन किया हूँ। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर एक टर्म यहाँ पे जनरल जुड़ गया। आखिर क्यों? तो ये इसलिए हुआ कि उस समय में मोस्टली 3 ही प्रोविंसेस थे, एक कोलकाता, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो हुआ क्या कि यहां से कुछ पावर जो है इनसे ले लिया गया और जो बंगाल के गवर्नर थे उसमें देना शुरू कर दिया गया। उन लोगों का ये पॉलिसी था कि लॉन्ग टर्म में सारा का सारा पावर हम लोग बंगाल के गवर्नर को दे देंगे, और ऐसा वो करते भी हैं। वो हम लोग देखेंगे 1833 में। लेकिन अभी पहली बार यहां से कुछ पावर छीन करके इनको देना शुरू कर दिया, यानी स्टार्ट हुआ। इसीलिए जो बंगाल के गवर्नर है उसके नाम में बंगाल का गवर्नर जनरल जुड़ गया, लेकिन बॉम्बे के गवर्नर के नाम में बॉम्बे गवर्नर जनरल नहीं जुड़ा था। ओके, तो एक तो ये चेंज हुआ। पहला ऐसा गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम याद रख लीजिए। इसमें जितनी भी पॉइंट्स है ना वो क्वेश्चन ही है, एमसीक्यू ही है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसके 4 मेंबर हुए, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको मदद करते। इनका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, फ्रांसिस क्लोवरिंग, मॉनसन एंड बॉर्वेल। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्राइवेट कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके जितने भी इंप्लॉय थे वो क्या करते थे, अपना निजी व्यापार करते थे। उससे जो भी बेनिफिट उनको होता था उसको ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलते थे कि मुझे तो गिफ्ट मिला है, ये मैंने व्यापार से नहीं कमाया है, और अपने घर में लेके चले जाते थे। बात पता सबको था, लेकिन इस पे कुछ रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया गया अभी तक। लेकिन 73 में इसको ऑफिशियली प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप ये 1773 कब उसको प्रतिबंध किया गया, पर्सनल गिफ्ट को, निजी व्यापार को, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। फिर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया। देखिए इससे पहले क्या होता था कि जो भी कंपनी को मन होता था वो करते थे, वो किसी को आंसर नहीं करते थे। लेकिन अब जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कभी भी इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये काम करते थे, कभी भी किसी भी चीज के लिए कंपनी को क्वेश्चन कर सकते थे। यानी अब उस आंसरेबल गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे फॉर्म होने लगा। कहाँ पे ये फॉर्म होने लगा? इंडिया में। क्यों? कि अब कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू सारा का सारा चीज का जवाब देना होता था। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही पहली बार कंट्रोल करना शुरू किया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से वो ये है कि कोलकाता में जो पहली बार उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, किस एक्ट के थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि ये ईस्वी 1774 में ये स्थापना हुआ, लेकिन इस एक्ट के थ्रू किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। और पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो ये इसमें जितना भी पॉइंट्स है वो क्वेश्चंस ही है, आपको याद ये रखनी है। देखिए अब 73 के बाद आना तो चाहिए 93 में, 20 साल के बाद, लेकिन एक एक्ट आता है 1781 में। तो जो एमसीक्यू इस पे बनता है वो यही कि इस एक्ट, किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोला जाता है? 1781 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और सिर्फ यही इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था कि इस एक्ट में क्या आया। बेसिकली हुआ क्या कि 1773 में जो कुछ चीज आई थी एक्ट्स में, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ।
ठीक है। और ये अमेंडमेंट जो हुआ वो 1781 के एक्ट में इसको लाया गया। ओके, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो वो अमेंडमेंट बेसिकली सेटलमेंट था कुछ खामियां का, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले ये जो पिट्स थे, तो कहीं कहीं पे पिट्स यंगर रहता है, तो आप, हाँ ये यंगर थे, पिट्स जूनियर थे, क्योंकि इनके फादर जो थे वो पीएम रह चुके थे। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया? तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने तरफ से तो कंपनी को रेगुलेट करने का पूरा ट्राई कर रहे थे, लेकिन कंपनी भी तो ठहरा यहाँ पे 150 साल से, सारा कुछ किया हुआ तो इंडिया में उसी का था। तो उसके लोग जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात का वैल्यू ही नहीं देते थे, भाई तुम वहां करो, मैं तुम्हारा बात ही नहीं मानूंगा। तो इन लोगों को लगा रहे ऐसे कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने क्या किया कि समय समय पे इसमें कुछ और चेंज करने के साथ कंपनी पे कुछ और अधिक चीज थोपना शुरू कर दिया, ताकि वो इसके कंट्रोल में रहे। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल चीज था और व्यापारिक विंग था, इसको पहली बार सेपरेट किया गया। पॉलिटिकल चीज जो था उसको देखने के लिए पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से ही था उसको दे दिया गया कि भाई अब तुम कुछ नहीं, तुम सिर्फ कमर्शियल विंग, व्यापार किस देश से क्या क्या व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको तुम देखो। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल मैटर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल पे अटैक नहीं करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान पे अटैक नहीं करेगा, या ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान पे अटैक करेगा, म्यांमार के साथ इसका कैसा संबंध रहेगा, तो ये सारा चीज जो है वो कब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो देखना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसे द्वैध सरकार, पहली बार अगर पूछा जाए कि कब डबल गवर्नमेंट या ड्यूल गवर्नमेंट या द्वैध सरकार किस एक्ट के थ्रू इंडिया में स्थापित किया गया, तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेपरेट कर दिया, कमर्शियल विंग को पॉलिटिकल विंग को सेपरेट कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। और जो कभी कभी एमसीक्यू में देखा जाता है वो ये कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, पहली बार ब्रिटिश का आधिपत्य जो है भारत में, ब्रिटेन का आधिपत्य का जो बात किया गया वो कब, वो पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। तो यही 4 इससे एमसीक्यू बनते हैं, इसी को अलग अलग चेंज करके वो पूछेंगे, कुछ भी रहेगा आप डेफिनेटली इसको कर लोगे। इसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का एंट्री होता है। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत ही मतलब सख्त, बोल सकते हैं आप सख्त आदमी थे, और लेकिन ये बहुत ही काबिल भी आदमी थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको पूरा मनाने का कोशिश किया कि भाई तुम किसी भी तरह से इंडिया का गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो तुम बन जाओ बन जाओ। तो वो बोले कि ठीक है मैं बन तो जाऊंगा, लेकिन मेरा शर्त है, मेरा 2 शर्त है। पहला शर्त ये है कि मेरे पास ओवर रूल करने का, काउंसिल का जो भी मैटर होगा, आपने देखा था वहां 4 लोग थे काउंसिल में, उनका जो भी मैटर होगा उसको अगर मैं चाहूं तो ओवर रूल कर सकता हूं। बेसिकली वीटो का पावर मुझे दो तुम। वीटो शब्द अभी नहीं आया, वो बाद में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ओवर रूल करने का। दूसरा, मुझे कमांडर इन चीफ बना दो। कमांडर ऑफ, जैसे भारत में प्रेसिडेंट क्या होते हैं, सारे सेना का कमांडर इन चीफ होते हैं, तो तुम मुझे कमांडर इन चीफ बना दो। ये दोनों बात अगर तुम मेरा मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूं। चूंकि ये बहुत काबिल आदमी भी थे और ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी उनको बहुत इन पे भरोसा था, तो ये दोनों बात मान लिया गया। तो बेसिकली 73 के बाद, तो 93 में 20 साल के बाद आना चाहिए था एक्ट, लेकिन इनके इन दोनों बात को शामिल करने के लिए, ये दोनों बात जो था, ये लोग एक्ट लेके आए 1786 में। तो ये एक्ट, तो इसको, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, ये हो गया। तो अभी तक जो मेजर इंपॉर्टेंट था 73 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट जो है, अब 20 साल हो गया और फिर चार्टर एक्ट आया। ये जो चार्टर एक्ट आया इसमें कुछ नहीं किया गया 73 में, फिर 81 में, और फिर 86 में। जो चीजें एक्ट में थी सेम चीज को कंटिन्यू कर दिया गया नेक्स्ट 20 ईयर के लिए। तो इस हिसाब से अपने लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको जनरली नहीं कुछ पूछा जाता है। और कंपनी का मोनोपोली जो था, और उसको मोनोपोली को बढ़ा दिया गया, यानी अभी तक कंपनी का ही मोनोपोली था, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के कोई भी कंपनी इंडिया में बिजनेस के लिए अभी तक नहीं आ सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अभी भी मोनोपोली है। अब नेक्स्ट जो है वो फिर 20 साल बीत गया, अब 20 साल फिर बीत गया तो फिर आना था इसमें। लेकिन इस बार कंपनी को कुछ क्षति पहुंचाया ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो क्या किया कि कंपनी को भारत के व्यापार में एकाधिकार, मोनोपोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट चाइना एंड चाय को छोड़ के।
क्योंकि 26% जो यूरोप में चाय सप्लाई होता था वो इंडिया से होता था। तो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये चीज छोड़ दिया गया, और चाइना से इंडिया के थ्रू जो भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ये दो चीज छोड़ करके बाकी सारा चीज मोनोपोली के रूप में इसका जो मोनोपोली था वो खत्म कर दिया गया। और दूसरा दूसरा ये हुआ कि चूंकि जो कंपनी की कर्मचारी थे प्राइवेट, वो बहुत अधिक करप्ट थे। तो उस करप्शन को हटाने के लिए वो लोग सोचे कि क्यों ना कि अब इम्प्लॉई जो है वो हम लोग इंडियन को ही रखना शुरू कर दें। तो भाई इंडियन को रखना शुरू करोगे तो इंडियन को पहले इंग्लिश आनी भी तो चाहिए। तो उसके लिए ये लोग क्या बोला कि अब हम इंडिया के आदमी को टॉप डाउन अप्रोच में, वो जो हम लोग पढ़ेंगे कि टॉप डाउन बाद में कब बॉटम अप होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 लाख रुपए जो है वो देंगे 1813 के एक्ट के थ्रू एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दो ही पॉइंट 1813 में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस दोनों से क्वेश्चन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, तो आप इस दोनों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब 20 साल फिर बीत गया। अब जब 20 साल फिर बीत गया तो भाई अब फिर एक एक्ट आनी थी, चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट फिर कब आया? 1833 ईस्वी में। अब देखिए एक जो सबसे बड़ा चेंज हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? तो वो इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि तीन ही पावर था। एक था कहाँ पे? एक था बॉम्बे में, एक मद्रास में, और एक कोलकाता में। तो हुआ क्या कि यहाँ से 1773 के एक्ट के थ्रू हम लोग देखे थे कि कुछ पावर को छीनना शुरू कर दिया था, और वो सारा पावर यहाँ कोलकाता के गवर्नर जनरल को देना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इनसे पावर छीन लिया गया। अब कुछ कुछ जो गवर्नर जनरल करके नाम था कि गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बॉम्बे, वो नाम ही खत्म हो गई। अब सारा का सारा पावर, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सारा का सारा किसको आ गया? कोलकाता के गवर्नर को। और इसीलिए चूंकि ये पूरा इंडिया का पावर इनके पास आ गया, तो इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना कह करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगा। तो देखिए चीजों को अगर समझ के आप पढ़िएगा ना तो कभी भूलिएगा नहीं। तो थोड़ा समझना चाहिए, फिर एमसीक्यू पे जाना चाहिए, सीधा रटने से काम नहीं चलेगा। ओके। और सारा सिविल और मिलिट्री पावर जो है इनको दे दिया गया। ऐसा पहला कौन हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये याद रखिएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापार के लिए आया था 1600 ईस्वी में चार्टर लेकर के, वो अब व्यापार का कंपनी ही नहीं बच गया था, वो अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया था। क्योंकि इनका मोनोपोली एकदम खत्म कर दिया गया। वो जो चाइना और चाय के साथ था इनका टी के व्यापार, वो भी इनसे छीन लिया गया। अब कोई भी कंपनी ब्रिटेन से आकर के यहाँ पे बिजनेस कर सकती थी। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ, वो हुआ कि एक लीगल मेंबर को ऐड किया गया इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें पहले 3 मेंबर थे, उसमें एक और लीगल मेंबर आए। और ये जो थे लीगल मेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैकेले, बाद में हम लोग पढ़ेंगे मैकेले मिनट्स एंड अदर थिंग। तो वो थे, इनको जोड़ा गया। ओके, जो आईपीसी सीआरपीसी वो सारा इन्हीं के देन है, जिसको हाल ही में चेंज किया गया, आपने करंट में पढ़ा ही होगा। तो खैर ठीक है। तो ये जो थे फोर्थ मेंबर, वो कौन थे? मैकेले। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अटेम्प्ट लिया गया कि क्यों ना, आपने आपको जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस में कि 1 लाख रुपया यहाँ पे देना शुरू कर दिए थे इंडियन को एजुकेट करने के लिए। तो अब भाई 20 साल में एजुकेट हो गए कुछ इंडियन, अब हमको एम्प्लॉय चाहिए, तो उसको हम लोग एग्जाम में शामिल करें। तो उसको एग्जाम में शामिल करें, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। लेकिन बहुत ही घोर इसका विरोध हुआ, किसके कारण? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और फिर फाइनली इसको रिपील कर दिया गया, इसको निगेट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो 1833 में ये चीज पास नहीं हो पाया। इंडियन जो है अभी भी इलिजिबल नहीं थे किस चीज के लिए? सिविल सर्वेंट के एग्जाम देने के लिए। ओके, तो इतनी सारी चीज आपको ध्यान में रखना है 1833 में। चल दिए, नेक्स्ट है, फिर 20 साल बीत गया। और 20 साल बीत जाने के बाद क्या हुआ? 20 साल बीत जाने के बाद चार्टर एक्ट आया। अब चार्टर एक्ट आया, इसमें दो ही चीज हम लोगों को याद रखना है। एक कि पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को सेपरेट किया गया, उसका सेपरेट सेपरेट फंक्शन दिया गया। ओके, ये फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले सेम जो कमिटी थी वही ये सारा चीज देखती थी। और पहली बार जो है क्या हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन को भी शामिल किया गया। ओके, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना था उसमें। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहली बार इंडियन को कब शामिल किया गया। तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में, किस चीज में? लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
यानी एग्जीक्यूटिव का पार्ट, लेजिस्लेटिव का पार्ट जो था उसको सेपरेट किया गया। पहली बार इंडियन का लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि 1833 में डायरेक्टर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के भारी विरोध के कारण हटा दिया गया था, उसको इस बार पास करा लिया गया। यानी अब इंडियन भी एलिजिबल है। एग्जाम अभी भी होंगे कहाँ पे, ब्रिटेन में ही, लेकिन इंडियन आर ऑल्सो एलिजिबल टू राइट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, इंडिया में पहली बार कहाँ होता है, इलाहाबाद में। कब होता है, 1922 में। खैर वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें जो थी वो इंपॉर्टेंट था। कब से, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के चार्टर एक्ट 1853 तक। ओके, अब कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पढ़े हैं क्या हम लोग उसको कर पाते हैं। ये सारे एमसीक्यू जो हैं वो क्या है, प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको शामिल किया हूं इसमें। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड टू एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता हम लोग पढ़े थे कि वो रेगुलेटिंग एक्ट के ही थ्रू एस्टेब्लिश करने का प्रावधान रखा गया था। और कब हुआ था, 1774 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, by which act did the governor general of India get the right to reject decision of his committee। तो क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉर्नवालिस को लाया ही गया था यही बोल के, वो आए ही थे कि भाई तुम मेरा बात ओवरराइड करने का हमको क्षमता दो और कमांडर इन चीफ बना दो, तभी मैं तुम्हारा बात मानूंगा और तभी मैं इंडिया जाऊंगा। तो यही एक्ट था इसका। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली इन द ट्रेड एंडेड। तो यदि सिर्फ ट्रेड का रहेगा तो वो कहाँ है, 1813। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि इंक्लूडिंग चाइना एंड टी, यानी चाइना और चाय को भी, तब जो है हम लोग मारते किसको, 1833 को। चार्टर एक्ट निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं है। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। एग्जाम में ना कभी भी नहीं वाला टर्म देखना, उसको घेर दिया कीजिए। कभी कभी वो लोग बोल्ड करके नहीं देते हैं, तो जैसे ही घेर दिया कीजिएगा तो आपका गलत होने का चांस खत्म हो जाएगा। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक गतिविधियों का समापन, हाँ, चाइना चाय सब छीन लिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, बिल्कुल सही। उसके बाद है काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, यह भी सही है। गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय, गलत। ये लॉर्ड मैकेले बने थे, भारतीय नहीं थे वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात कर रहा है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या बोला था आपको कि लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया, किस एक्ट के थ्रू, तो चार्टर एक्ट। कौन सा था, 1853। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब से देखिए कितना इजीली आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरा गारंटी है कि अगर आप ऊपर में जितना पॉइंट्स मैंने बताया उसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए इस वीडियो को, और इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा उसी टेलीग्राम चैनल लिंक पे, वहां चले जाइए, वहां से आप ले लीजिएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाए वो गलत नहीं होने वाले हैं। और ये सारा किसी भी एग्जाम, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सभी के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ चाहिए या फिर आपको फ्री मॉक टेस्ट जो जल्द आने वाला है, तो आप इस लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का भी लिंक ये है। हम लोगों का एक वेबसाइट है जहां हम लोगों ने ब्लॉग दिया हुआ है, बीपीएससी रिलेटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहां पे है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये हम लोगों का मेंस का डेडिकेटेड चैनल है। फिर जब 70th मेंस का टाइम आएगा तो हम लोग इस चैनल को एक्टिवेट करेंगे, यहीं पे सिर्फ आपको पीडीएफ देना होगा। प्रीलिम्स के लिए ये चैनल चलते रहेगा अभी, तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स का और इसका जो पीडीएफ मटेरियल वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।